हेलो एवरीवन। तो इस ड्रामे के स्टार्ट में हमें हमारे मेल लीड को दिखाते हैं जो कि काफी हैंडसम और रिच दिखाई दे रहा था। और उसका नाम क्या है ये तो हमें आगे जाकर पता चलेगा। अब उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड जो कि एक स्ट्रगलिंग लॉयर है उस टाइम पर एक मीटिंग में बैठी हुई होती है अपनी बेस्टी टिंग के साथ। हमारी फीमेल लीड याओ किसी क्लाइंट से मिलने के लिए गई हुई थी, लेकिन वो क्लाइंट और उसका बॉस दोनों ही काफी मीन टाइप के दिखाई दे रहे थे जो कि उनके काम की बजाय गर्ल्स में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। और तो और क्लाइंट ये भी कह देता है कि जो लोग मेरे साथ ड्रिंक नहीं करते उनके साथ में प्रोफेशनल इश्यूज को भी डिस्कस नहीं करता। ये सब देखने के बाद याओ को काफी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी बेचारी सारा कुछ बर्दाश्त करती रहती है। उसी टाइम पर याओ के साथ वाली टेबल पर एक लड़का आकर बैठता है और यही हमारा मेन लीड है। वो काफी हैंडसम दिखाई दे रहा था और उसको एक मिडिल एज की लेडी कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि मेरे साथ समय बिताओ, और तो और उसे 1 घंटे का 10,000 देने को तैयार थी। ये सब सुनकर याओ और टिंग को ऐसा लगता है कि जैसे ये एक कॉल बॉय है और अपनी स्पेशल सर्विसेज कुछ लोनली लेडीज को देता है। वो लेडी उससे काफी क्लोज होने की भी कोशिश करती है, इवन कि ये भी कहती है कि मेरे साथ खाना खा लो, मैं घंटे का 20,000 दूंगी। लेकिन वो कहता है कि मैं प्रोफेशनल सर्विस के अलावा ये काम नहीं करने वाला, मेरे पास इतना समय ही नहीं। और इतना कहता हुआ वो एटीट्यूड में वहां से निकल जाता है और वो गर्ल्स बस यही सोचती है कि ये काम करके भी इतने पैसे कमा लेता है, हमसे तो बहुत आगे का है। इतने में वो क्लाइंट याओ को छूने की कोशिश करता है और यहाँ पर उसका सबर जवाब दे जाता है। अब वो उठती है और कहती है कि ऐसी जॉब पर मैं लानत भेजती हूँ, और फिर ड्रिंक उनके मुंह पर थूकती हुई वहां से निकल जाती है। अब वो बाहर पहुंच गई थी, जॉबलेस हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि उससे जहाँ कहीं और अप्लाई किया है वो फर्म जल्द ही उसे हायर कर लेगी। उसी टाइम पर वो लोग देखते हैं वही कॉल बॉय वाला लड़का एक महंगी सी गाड़ी में जा रहा था। वो देखकर हैरान रह जाती है कि इतना कमाता है कि इसने बेंटली रखी हुई है। उनको नहीं लगता था कि कॉल बॉय वाली जॉब में इतना पैसा होगा, लेकिन वो सोचती है चाहे जो भी हो ये खुद को बेचता है, अपनी हैंडसम लुक के थ्रू इतना कमाना ये गलत बात है। अब कुछ दिनों के बाद याओ एक क्यूट सी बिल्डिंग के सामने खड़ी हुई थी। एक जूनहैंग ला फर्म जो कि बहुत बड़ी थी वहां पर उसे जॉब मिल गई थी और उसके करीब ही उसने एक अपार्टमेंट भी रेंट पर लिया था। वहीं पर देखती है वो कि वही कॉल बॉय वाला लड़का भी आया हुआ है। वो हैरान रह जाती है, इतना कमाता है, इतनी महंगी गाड़ी में फिरता है और इस छोटी सी बिल्डिंग में रहता है। अब जब वो स्टेयर्स से जा रही थी तो रास्ते में रुककर सांस लेने लगती है। इतने में वो कॉल बॉय भी वहीं पर ही आ रहा था जो कि उससे रास्ता मांगता है, और वो जैसे ही देखती है कि उसके वाले अपार्टमेंट के सामने खड़ा है तो वो उसे तुरंत ही जाकर रोक देती है और कहती है कि ये अपार्टमेंट मैंने रेंट आउट किया है, और कीज के थ्रू दरवाजा खोलकर और बंद करके उसे दिखाती है। और इतने में वो हैंडसम बॉय अपनी कीज निकालता है और बिल्कुल उसी के ही अंदाज में उसे भी दरवाजा खोल और बंद करके दिखाता है। अब याओ तो बस चाहती थी कि उससे पहले किसी तरह से घर में एंटर हो जाए, लेकिन उसका सूटकेस उसे घर से जरा दूर ही ले जाया जा रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे को अपना रेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं। दोनों ने एक ही डेट पर रेंट आउट किया था, तो इसका मतलब है याओ के माइंड में आता है जो इस घर में पहले एंटर हो जाएगा, जिसका पहले कब्जा होगा, वही ये केस जीतेगा। अब वो हर हाल में पहले एंटर होना चाहती थी। यहाँ पर हीरो उसे खींचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो गेम जीत जाती है ये कह के कि मेरे बाल इस घर में पहले एंटर हुए हैं, अब तुम यहाँ से चलते बनो। अब जब वो घर को चेकआउट कर रही थी और मुड़कर देखती है तो पता चलता है कि कॉल बॉय भी उसी के घर में एंटर हो चुका है। अब वो दोनों ही लैंडलॉर्ड को वहां बुला लेते हैं। लैंडलॉर्ड की एक्चुअली अपनी वाइफ से डिवोर्स होने वाली थी और ये घर उन दोनों का आधा आधा था, उन दोनों को पता ही नहीं था। और एक से वाइफ ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था रेंट देने का और दूसरे से हस्बैंड ने। अब यहाँ पर याओ उसे थ्रेटन करने की कोशिश करती है, कहती है कि मैं जूनहैंग लॉ फर्म में काम करती हूँ और पता है वहाँ मेरा बॉस कौन है, जियाओ हैंग। वो इस शहर का सबसे मशहूर और महंगा लॉयर है, मैं उसकी असिस्टेंट बन रही हूँ। पता है वो मेरे पीछे ऐसे फिरता है कि जैसे मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, ये तो मैं ही उसे इग्नोर करती हूँ। मैंने एक इशारा किया तो वो तुम पर ऐसे ऐसे केस डालेगा कि तुम फर्श पर आ गिरोगे। और ये बातें सुनते हुए हमारे हीरो की शक्ल देखने वाली थी। अब यहाँ पर लैंडलॉर्ड उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि देखो किस्मत ने तुम दोनों को एक ही घर में रेंट आउट कर दिया है, इसलिए शराफत से आप लोग यूं करो, शेयरिंग कर लो। और साथ ही साथ याओ को ये भी कहता है कि प्लीज मुझ पर थोड़ी सी दया करो, मेरी वाइफ और मेरी डिवोर्स होने वाली है, मुझे जल्द ही किसी लॉयर की जरूरत होगी, आई थिंक मैं तुम्हारे पास ही आऊंगा। ये सुनते ही याओ खुश हो जाती है और इतने में वो वहां से भाग नहीं करता है। अब यहाँ पर हमारे हीरो ने अंदाजा लगा लिया था कि याओ एक पुअर सी गर्ल है और वो उसको एक ऑफर देता है, कहता है कि मुझे 3 दिन इस घर में रहने दो बिना परेशान किए, और इसके बदले में तुम्हें 2 महीने का रेंट दूंगा, और 3 दिन के बाद हम आगे की बात करेंगे, तब देखा जाएगा जो भी होगा। और ये कहता हुआ वो वहां से निकल जाता है।
अब उसने उसे पैसे भी पे कर दिए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद याओ उसके पास आती है और उसे घर में इकट्ठे रहने के रूल्स भी बताने लगती है। वो कहती है कि इतने अमीर होकर तुम यहाँ क्यों रह रहे हो, वो भी शेयरिंग करके। क्या इसलिए कि यहाँ से तुम्हारी कोई खास यादें जुड़ी हुई हैं? तुमने अपनी पहली कमाई क्या इसी घर में की थी? और फिर उससे कहने लगती है कि यहाँ पर गर्ल्स लाना अलाउड नहीं है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। और साथ ही साथ उसे भाषण भी देने लगती है। बेशक तुम हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, चार्मिंग हो, लेकिन अगर इसको तुम यूज करोगे पैसे कमाने के लिए तो बूढ़े होकर क्या करोगे? तुम अकेले रह जाओगे, और वैसे भी लीगली ये सारा कुछ ठीक नहीं है। कल को अगर तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आया ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने पर, तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अब ये बातें सुनकर वो हैरान रह जाता है और साथ ही साथ अपना फोन निकाल लेता है और कहता है, बोलो और जितना भी बोलना है, मैं तुम्हारे पर डेफेमेशन का केस कर दूंगा। अब ये सुनते ही वो वहाँ से भाग जाती है। अब थोड़ी देर बाद वो उसके कमरे में जाकर झांकती है तो पता चलता है कि उसने अपने कमरे को कुछ इस तरह का सेट किया है कि वहाँ पर किसी इंसान के रहने की कम और आत्मा के रहने की कुछ ज्यादा निशानियां दिखाई दे रही थी। उसे ये भी शक होने लगता है कि कहीं ये लड़का ब्लैक मैजिक तो नहीं करता, उसके कमरे में इस तरह की चीजें थी। अब वो यही सोचने लगती है कि कहीं मुझे इसने बलि तो नहीं करना, शायद ये रात को कोई इविल स्पिरिट्स को ना बुला ले। ये सोचते ही वो डर जाती है और तुरंत ही जाती। यही कहना चाहती थी कि अपने पैसे वापस लो और यहाँ से निकल जाओ, लेकिन यहाँ पर वो उसे फोन पर बातें करते हुए सुनती है। कोई लेडी वीडियो कॉल पर उससे बातें कर रही थी। वो लेडी तो काफी फ्लर्टी टाइप की लग रही थी, लेकिन हमारा हीरो उसे काफी सारे लीगल मशवरे भी देता है। और उसका इतना सारा लीगल नॉलेज सुनकर याओ जो कि लॉयर थी वो भी हैरान रह गई थी। इतने में वो तुरंत ही दरवाजा खोलता है और उससे कहता है कि तुम मेरी बातें चोरी चोरी सुन रही थी। याओ कहने लगती है कि देखो तुम मुझे एक भले इंसान लगते हो, तुम्हें तो इतना सारा नॉलेज भी है, तो तुम वो गंदा काम छोड़कर कुछ अच्छा काम करो। क्यों ना जुडिशियल एग्जाम देकर देखो, ताकि तुम भी इज्जत की रोटी कमा सको। और उसकी इतनी सारी बकवास सुनने के बाद वो वहां से चला जाता है सीधा वॉशरूम की तरफ। और जैसे ही वो वॉशरूम से निकलता है, यहाँ पर याओ वॉशरूम की डिसइंफेक्शन करने लगती है। उसकी ये हरकतें उसे बहुत बॉदर कर रही थी। वो बोलता है सिर्फ डिसइंफेक्शन काफी नहीं है, क्लीनिंग एजेंट पकड़ो और एक एक कोने को चमका के रख दो। इतने में वो अपने कमरे में जाता है तो हमें पता चलता है जब उसके फ्रेंड वो जून की उसे कॉल आती है। एक्चुअली उसका फ्रेंड जून और साथ में हमारा हीरो जिसका नाम चियाओ हैंग है, इन्होंने मिलकर एक लीगल फर्म बनाई थी बहुत सालों पहले, और उस फर्म का नाम इन्हीं के नाम पर जून हैंग लॉ फर्म था, जहाँ पर याओ काम करने वाली थी। और अपने बॉस चियाओ हैंग को लेकर जो उसने बड़ी बड़ी बातें की थी वो यही वाला चियाओ था। और एक और बात भी हमें पता चलती है कि एक्चुअली चियाओ के साथ एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि उसे रात को नींद नहीं आती, और इसीलिए उसने अपने घर में इतनी सारी चीजें लटकाई हुई थी जो कि उसके डिफरेंट फ्रेंड्स ने उसे गिफ्ट की थी ताकि वो एक साउंड स्लीप ले सके। आज भी वो सोने के लिए लेटता है। इतने में बाहर सफाई करते हुए याओ कुछ सॉन्ग गा रही थी, और उसका सॉन्ग बिल्कुल लोरी वाला काम करता है और हमारे हीरो को तुरंत ही नींद आ जाती है। सुबह उठता है तो हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि नई जगह और इसके साथ साथ इन सारे एम्यूलेट्स का असर है कि मुझे इतनी अच्छी नींद आई बहुत अरसे बाद। लेकिन साथ ही उसका मूड खराब हो जाता है जब वो देखता है कि याओ ने पूरे घर में पार्टीशन कर रखी थी। इतने में याओ अपने नए ऑफिस में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इस लॉ फर्म में दो मेजर पार्टनर्स हैं और वही सारे डिसीजंस करते हैं, एक वो जून और दूसरा चियाओ हैंग। चियाओ हैंग की तो वो असिस्टेंट बनने वाली थी, लेकिन मिस्टर चियाओ को फोटोज बनवाना पसंद नहीं था, इसलिए उनके कॉरिडोर में सबकी फोटोज थी सिवाय मिस्टर चियाओ के। अब थोड़ी देर बाद उसका इंट्रोडक्शन होता है अपने कोलीग्स के साथ, और यहाँ पर वो ये सुनकर काफी डर भी जाती है जब उसे पता चलता है कि मिस्टर चियाओ जिसकी वो असिस्टेंट बनने वाली है, वो छोटी छोटी बात पर अपने असिस्टेंट्स को फायर कर दिया करता है। अब वो यही कह रहे थे कि तुम्हें पता नहीं यहाँ पर हमारे साथ कितने दिन रहना नसीब हो। अब थोड़ी देर बाद वो लोग उसको मिस्टर चियाओ का ऑफिस भी दिखाते हैं, जिसमें एक कॉर्नर ऐसा था जहाँ पर उसकी शील्ड्स पड़ी हुई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्प्रेसिव एक और कॉर्नर था जहाँ पर वो सारे थ्रेटनिंग लेटर्स थे और धमकी वाली चीजें थी जो कि उसे केस छोड़ने के लिए दूसरे लोग भेजा करते थे। किसी ने रबड़ का स्नेक भेजा होता था, किसी ने कोई नाइफ, तो किसी ने खोपड़ी, और ये सारी चीजें चियाओ के लिए किसी मेडल से कम नहीं थी। और फिर जब उसके बॉस की एंट्री होती है, वो कौन है ये देखते ही बेचारी याओ की बैंड बज जाती है। उसे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई है। मिस्टर चियाओ हैंग वही उसके बॉस थे जिसे वो इतनी देर से भाषण दे रही थी कि कॉल बॉय वाली हरकतें छोड़ दो, और इसीलिए तो चियाओ ने उसे कहा था कि 3 दिन के लिए हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके बाद उसे पता चल जाना था कि ये मेरा बॉस है और वो उसे घर से निकालने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। अब यहाँ पर याओ से सॉरी करती है और वो उससे पूछता है कि मेरा ये इमेज तुम्हारे सामने कैसे बना कि तुम मुझे कॉल बॉय समझती थी। वो बताती है कि जब मैं एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी तो उसके पीछे आपको मैंने बातें करते हुए सुना था, और एक लेडी आपको 1-1 घंटे के कितने कितने पैसे ऑफर कर रही थी।
वो गुस्से में आता और कहता है कि वो मेरी मम्मी थी। और बस याओ बेचारी की हालत खराब हो जाती है। अब वो घर जाती है और ये सारी कहानी अपनी बेस्टी टिंग को भी सुनाती है। और इतने में वो एक बात से डर जाती है जब उसे चियाओ के कमरे से कुछ आवाजें आती हैं और उसके बाद वहां पर म्यूजिक बजना स्टार्ट हो जाता है। वो अंदर जाकर जब चेक करती है तो म्यूजिक बंद कर देती है। उसे डर भी काफी लग रहा था क्योंकि उसका कमरा बिल्कुल एक हॉन्टेड रूम जैसा था। लेकिन यहाँ पर कुछ बुरा हो जाता है। एक वुडन स्टेल उससे गिर जाता है, गिर के टूट गया था। वो उसे जोड़ने की कोशिश कर रही थी कि इतने में चियाओ भी आ जाता है। और टीवी पर जो ड्रामा चला हुआ था उसमें भी कुछ ऐसा ही था। मेड से कुछ गिरकर टूट जाता है, लेकिन एम्परर वो बहुत बड़े दिल वाला था। वो उसे माफ कर देता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। वो उसी की एग्जाम्पल देने लगती है कि देखो ये कितना हैंडसम, कितना डोमिनेटिंग है, और आप तो उससे भी ज्यादा हैंडसम है, आपका दिल तो इससे भी बड़ा होगा ना। अब बहुत मुश्किल से चियाओ उसकी बातों को साइड पर करके जैसे ही अपने कमरे में जाता है तो वहीं से ही उसकी चीख की आवाज बाहर आती है। और उसके बाद सीन कुछ इस तरह का बदलता है कि याओ अपने सूटकेस समेत उस घर से बाहर निकली हुई थी। वो बहुत कहती है कि सर आप ऐसे नहीं कर सकते, मैंने इस घर को लीगली रेंट किया है। लेकिन वो बोलता है जब मैं तुम्हें फायर करूंगा तो रेंट के पैसे कहाँ से दोगी, निकलो यहाँ से। एक्चुअली वो स्टेल उसने ओवरसीज से मंगवाया था, वो कस्टम मेड था और उसे आने में 5 महीने भी लग गए थे। अब जब याओ बेचारी बाहर अपने सूटकेस पर बैठी टैक्सी का वेट कर रही थी तो वहां पर हमारा मैस्कुलाइन सा हीरो दौड़ता हुआ आता है। उसे लगता था कि मुझे रोकने के लिए आया है, लेकिन वो कहता है तुम्हें टैक्सी नहीं मिली, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। और तुरंत ही वहां पर टैक्सी आ जाती है और वो अपनी शक्ल लेकर वहां से गुम हो जाती है। पहले वो टाल जाती है, लेकिन वहां के रेट्स इतने हाई थे कि उसे अचानक से एक आइडिया आता है। उसे पता चला था कि उसके जून हैंग के ऑफिस में एक छोटा सा किचन, जिम, शॉवर रूम, हर चीज है ओवर टाइम करने वालों के लिए। वो सोचती है कि नई नई जॉब है, मुझे पैसे बचाने चाहिए, और पैसे बचाने के लिए रात को अपने ऑफिस में चली जाती है। अब वो चियाओ के ही रूम के बाहर खड़ी हुई थी और सोचती है यहाँ पर आने की कौन हिम्मत कर सकता है। और इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।